हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग शुरू करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जो अपना अगला थिंकर है उसके आइडियाज़ को जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम आज पढ़ेंगे गॉफमैन के आइडियाज़ को, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे उनके आइडिया को कवर किया, जिसमें हमने ऑलरेडी मीड ब्लूमर को कवर किया और अब हम हमारे लास्ट बचते हैं गॉफमैन, तो हम इनको कवर करेंगे। और इन्हीं के साथ ही साथ जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे वो फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत कुछ नया जानेंगे, क्योंकि इनके आइडिया जो हैं वो मीड और ब्लूमर दोनों से ही एकदम डिफरेंट हैं। तो इसमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ ही इन्होंने सेल्फ़ को समझाने की कोशिश की और किस तरह से सोसाइटी में हम रहकर इंटरेक्शन करते हैं वो बताया है, और किस तरह से सोसाइटी में हम अपनी जो भी डेली लाइफ में एक्टिविटी करते हैं उसको इन्होंने क्या नाम दिया है वो हम सब लोग जानेंगे। और इनके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते रहते हैं एक एक नंबर में कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, या फिर मीनिंग पूछ लेता है, या कभी कभी एग्जांपल पूछ लेता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में शुरू करेंगे, उन्हीं के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सीरीज़ में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया ही है, तो हम भी आपको इंटरेस्टिंग वे में ही बताएंगे। और उसी तरह से हमने कोशिश की है कि जितने भी इनके मेनली कॉन्सेप्ट आते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को हम यहाँ पे लाके आपके सामने पेश करें, ताकि आपको इसको देखने के बाद फिर और कोई बुक्स ना रेफ़र करनी पड़े कि ये कॉन्सेप्ट रह गया ये। तो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि हम सारी चीज़ें कवर कर लें। फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, तो उसे आप देख लेना। बाकी जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है वो सारी ही मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, और वो सारी ही अभी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उसी में हमने सबसे पहले इनकी बुक्स को मेंशन कर दिया है, क्योंकि इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा थी, तो अगर हम उन्हें डिटेलिंग करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है, आपके साथ सिर्फ डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, उन्हें नोट करके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन्हें नोट कर लेना है। और बाकी ज़्यादातर तो बुक्स सभी लोगों को पता ही हैं, तो उन्हें नहीं नोट करना है, क्योंकि बुक्स का क्या रहता है, बुक्स तो इनकी बहुत ज़्यादा हैं ही और आती भी सारी ही रहती हैं। तो जो हम लोगों को पता है उसे हमें नहीं नोट करना है, जो नहीं लगे आपको वही सिर्फ आप नोट करना। और मैंने यहाँ पे सारी ही आपको बुक्स की लिस्ट दे दी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो गॉफमैन है वो एक तरह से कनेडियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट जितने भी हैं ज़्यादातर वो सब अमेरिका में ही रह के अपनी पढ़ाई किए थे, और वहीं से यहाँ इसका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का उदय माना जाता है। तो इनका जो गॉफमैन है उनका जन्म मैनविले में हुआ था, कनाडा में। और इनका जन्म हुआ कब था, 11 जून 1922 को हुआ था, और डेथ इनकी हुई थी 20 नवंबर 1982 को फिलाडेल्फिया में। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बता दिया है बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर कहीं आ जाए तो ये आपको पता रहेगा अमेरिका में हुआ था, कनाडा में हुआ था। तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये कनेडियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो हम इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी बुक्स को जानेंगे, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और बुक्स ही इनके कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो पहला मैंने जो मेंशन किया, जो आपको सभी को पता ही होगा और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती रहती है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ़ इन एवरीडे लाइफ। तो सेल्फ़ को हम अपनी एवरीडे लाइफ में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जितना भी इनका थ्योरी है वो सारा इसी पे बेस्ड है। वो यही बताते हैं कि हम एवरीडे लाइफ में अपने सेल्फ़ को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, या किस तरह से दिखाते हैं। तो पूरी थ्योरी इनकी इसी पे बेस्ड है। उसके बाद इनकी जो दूसरी बुक है वो है स्टिग्मा, और ये कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछा जाता है स्टिग्मा किसका है, तो ये भी आपको लर्न करना है। बाकी इनकी बुक भी है स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पेल्ड आइडेंटिटी 1963। उसके बाद सेकंड वाली है असाइलम 1961, और ये भी कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछा जाता है और बुक्स के रूप में भी पूछा जाता है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक है, तो सभी को पता भी होगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। तो ये हम लोग अभी ऐसे ही रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये भी काफ़ी पूछी जाती रही बुक और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तो ये भी सभी को पता ही होगा, इसलिए हमने पहले ही नोट कर दिया है ताकि नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1960 में बुक पब्लिश हुई थी। उसके बाद है इंटरैक्शन रिचुअल। इंटरैक्शन रिचुअल
भी पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछ लेते हैं, और बुक भी है इनकी, इंटरेक्शन रिचुअल पे इनकी बुक भी है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1967 में पब्लिश हुई है। उसके अलावा फॉर्म्स ऑफ टॉक जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये भी काफ़ी आती रहती है। सारी ही बुक्स UGC नेट हो, PGT हो, GIC हो, GDC हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हमें ही आती हैं। तो कोई भी बुक ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने सारी ही मेंशन की हैं। उसके बाद है जेंडर एडवर्टाइजमेंट। ये वाली बुक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछी जाने लगी है एग्ज़ाम में। तो जेंडर एडवर्टाइजमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बुक किसकी है? गॉफमैन की है। कौन सी? जेंडर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद फ्रेम एनालिसिस जो है वो इनकी बुक भी है और कॉन्सेप्ट भी है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको ये पता करना है कि फ्रेम एनालिसिस बुक किसकी है, तो वो गॉफमैन की है। उसके अलावा है रिलेशन इन पब्लिक। तो पब्लिक प्लेस की इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है, क्योंकि इनका जो मेनली थ्योरी था वो ड्रामाटर्जिकल पे ही था। तो हम लोग ड्रामा किस में करते हैं? पब्लिक में करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं। तो इस वजह से आप इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, रिलेशन इन पब्लिक, पब्लिक प्लेस पे रिलेशन कैसे होते हैं, और वही वो बताते हैं कि सेल्फ को हम किस तरह से वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ओके। उसके बाद एनकाउंटर्स जो है वो इनकी बुक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो ज़्यादातर मैंने बताया था जो भी इनकी बुक्स हैं वो कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछी जाती हैं और बुक्स के रूप में भी पूछी जाती हैं, इसलिए इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने सारी ही आपके सामने मेंशन की ताकि आप सारी ही बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर पाएँ। उसके बाद ये वाली जो बुक है, रिप्लाईज़ एंड रिस्पॉन्सेस, मुझे लगता है कि शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि ये ना तो कहीं आई है और ना ही कहीं ज़्यादातर बुक्स में मेंशन है। तो रिप्लाईज़ एंड रिस्पॉन्सेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर में नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पूछी जाएगी, और अगर पूछी जाएगी तो ये बुक गलत भी होगी, क्योंकि ये कहीं भी ज़्यादा मेंशन नहीं है। आप चाहे कितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, अगर हाँ कोई भी अच्छी बुक होगी और उसमें गॉफमैन के बारे में अच्छे से डिटेलिंग होगी तो ज़रूर मेंशन होगी। तो रिप्लाईज़ एंड रिस्पॉन्सेज को आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी जो भी थ्योरी है वो मेनली ड्रामाटर्जिकल पे बेस्ड है। तो किस तरह से हम जब भी कोई ड्रामा करते हैं तो कैसे हम रिप्लाई करते हैं, फिर हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, लोग क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं, और कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो हम उसको रिलेट कर लेंगे किससे? गॉफमैन के ड्रामाटर्जी से। ठीक है। तो रिप्लाईज़ एंड रिस्पॉन्सेज बुक काफ़ी अच्छी है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये किसकी है? गॉफमैन की। उसके अलावा रिप्लाईज़ एंड, यहाँ पे क्या था? एंड, और यहाँ पे है इंड। तो रिप्लाइड एंड रिस्पॉन्सेज ये दोनों ही सेम है, तो आपको ये इतना ज़्यादा इसमें सोचने की नीड नहीं है। रिप्लाईज़ एंड रिस्पॉन्सेज याद रखें, उसमें चाहे एंड हो चाहे एंड हो, आप तो कर ही लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इंटरैक्शन रिचुअल की बात करी है, तो इंटरैक्शन की जब बात होगी, चाहे रिचुअल हो चाहे स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन हो, आंसर आपका होगा गॉफमैन। लेकिन ये वाली बुक भी ज़्यादा नहीं पूछी गई है, स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव में। उसके बाद है द नेचर ऑफ डिफरेंसेस एंड डेमोनल। तो ये वाली बुक जो है ये भी अभी तक नहीं पूछी गई है, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ डिफरेंसेस एंड डेमोनल। तो ये भी आपको लर्न करना है, और ये भी इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं लर्न करनी है, केवल मेनली 4 to 5 बुक्स ही लर्न करनी है जो आपके काम आएंगी। उसके बाद एक इन्हीं के नाम से भी बुक है, इरविन गॉफमैन, एक्सप्लोरिंग द इंटरैक्शन ऑर्डर। तो इंटरैक्शन से आप देख लेंगे इनकी इंटरैक्शन पे बुक कितनी है? 3। एक तो इंटरैक्शन रिचुअल है, और दूसरी स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन, और तीसरी इंटरैक्शन ऑर्डर। और ऑलरेडी उन्होंने इंटरैक्शन ऑर्डर में बताया भी है कि किस तरह से हम इंटरैक्शन करते हैं, तो उसके कई ऑर्डर में कई चीज़ें बताएंगे, स्टेजेस बताएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अभी यहाँ पे लर्न करना है आपको इंटरैक्शन पे इनकी 3 बुक हैं, एक रिचुअल वाली, एक स्ट्रैटेजिक वाली, और एक ऑर्डर वाली। ठीक है। इंटरैक्शन पे तो आपको तीनों लर्न हो गई। उसके अलावा जो लास्ट में हमने लिखी है वो है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी। ये तो काफ़ी पूछी जा चुकी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो एक जो इनकी बुक है वो कम्युनिकेशन कंडक्ट पे भी है। और मूवीज़ एंड कंडक्ट बुक किसकी है बताइए? हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो मूवीज़ एंड कंडक्ट अगर हुआ तो वो बुक है ब्लूमर की, और अगर होगा कम्युनिकेशन कंडक्ट तो क्या हो जाएगा आपका?
गॉफमैन। कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर आप लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा और आप किसी भी बुक में कंफ्यूज होंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको ट्रिक के साथ भी बुक्स को अलग से लर्न कराते हैं अपनी प्लेलिस्ट में। तो वहाँ जाके भी आपको ट्रिक्स देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुक्स ना गलत हों। और मुझे लगता है मैं सारी ही बुक्स इंपॉर्टेंट जितनी हैं उनको ऑलरेडी मैंने कवर किया है और लगातार कवर भी कर रही हूँ। तो एक ना एक दिन आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स तो ज़रूर लर्न होंगी, जिसमें से आपकी कोई भी बुक गलत नहीं होगी, इतनी तो कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। तो ये इतनी बुक्स हैं 16, जिसमें से सारी बुक्स आपको पता होंगी, लगभग 10 तो पता ही होंगी जो नॉर्मली आती रहती है एग्ज़ाम में। और अगर नहीं पता है तो ये इतनी तो लर्न ही होनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। उसके अलावा जो मैंने 6 बुक लिखी हैं वो बुक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वाली आपके लिए नई है, इनको ज़रूर लर्न कर लेना। लगभग आपको 5 बुक्स ही लर्न करनी है, और इसमें सबसे जो अलग है वो है रिप्लाइज रिस्पॉन्सेज वाली, और ये वाली नेचर ऑफ डिफरेंसेस एंड डिमोनर वाली, और इरविन गॉफमैन की तो आप कर ही लेंगे इंटरेक्शन ऑर्डर से। और कम्युनिकेशन कंडक्ट तो हमने आपको बता ही दिया कि इनका, तो कुल मिलाकर आपको केवल 3 बुक्स लर्न करनी है जो न्यू हैं, और ये भी लर्न ही हो गई होगी। तो जिसमें मैं एरो लगा रही हूँ वो 3 बुक लर्न कर लेना, ये आपका काम है। और अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो फिर गॉफमैन से चाहे कोई भी बुक आए आपकी गलत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ बुक्स तो आपके काम आने वाली हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इनकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर, और गॉफमैन के आइडियाज़ को जानते हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक वे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ आपको समझ में आएगा। और बहुत ही कम टाइम में आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको भी लगेगा कि कुछ तो बेनिफिट हुआ है लेक्चर अटेंड करने के बाद। हो सकता है कि थोड़ा सा, वैसे तो इतना इनका डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मली इनके आइडियाज़ बहुत सिंपल हैं, बहुत ही आसानी से हम रिलेट करके समझते हैं। लेकिन कोई चीज़ जब अपनी डेली लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट हो जाती है तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ हमें समझ में आती है। तो कुछ ऐसे ही इनका भी है, जो भी काम है उसको हम बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझ में आएगा। तो चलिए, अब पहला इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे मेन इनकी थ्योरी बेस्ड है, वो है ड्रामा टर्जरी, यानी अभिनय कला और एवरीडे लाइफ। इसका ये मतलब है, यहाँ पे मैंने ड्रामा टर्जरी लिखा हुआ है, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ। ड्रामा टर्जरी की बात करी है, और उसके साथ किसको जोड़ा है? दैनिक जीवन को। यानी जैसे ड्रामा टर्जरी है अभिनय कला, वैसे ही हमारा दैनिक जीवन भी होता है। तो कुछ इसको हम रिलेट करेंगे इससे, और इसी पे इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। गॉफमैन का जो भी आइडिया है पूरा यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है। तो यानी गॉफमैन ने पूरा जो भी अपना लेक्चर दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि जो भी हम लोग सोसाइटी में करते हैं, जो भी एक्टर अपनी एक्टिविटी करता है, वो एक तरह से ड्रामा ही करता है। तो इसी में एक इनका कोटेशन है जो पूछा जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, वो है ये कि इन्होंने कहा मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा है। ये पूछ सकता है किसने कहा है? मनुष्य हमेशा से ही सक्रिय रहा है, और वो प्रयत्न करता है कि अधिकतम जानकारी ले पाए किसी भी चीज़ की। और आप देखते ही मनुष्य कैसा होता है, सोचता है कि जितना ज़्यादा हमें पता चल जाए उतना ही अच्छा है। तो वो सक्रिय रहा है, उसके पास माइंड है, और वो चाहता है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज हम गेन कर सकें उतनी हम करें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से सक्रिय रहा, किसने कहा है? गॉफमैन ने। दूसरा, जो ये गॉफमैन थे, इनका ये मतलब था कि जो भी अंतःक्रिया व्यक्ति करता है उसके स्वरूपों को जानने में, मतलब वो क्या क्या कैसे कैसे वो करता है, कौन कौन सी फॉर्म्स को अपनाता है, जब वो कोई भी इंटरेक्शन करता है तो कौन कौन से रूप को धारण करता है, ये जानने में इनकी बहुत रुचि थी। और इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे सोसाइटी में क्या होता है, जैसे कोई ड्रामा होता है ना, ड्रामा का मतलब ही है, अभिनय कला का मतलब ही है ड्रामा। जैसे कि कोई कहीं पे तमाशा होता है या कोई रामलीला होता है, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रामलीला हो रही है या नौटंकी हो रही है
या फिर कहीं पे भी कोई नाटक दिखाया जा रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न जो भी एक्टर होते हैं उनकी भूमिकाओं को हम निभाते हैं, उनके रोल्स को हम सीखते हैं, उसके बाद हम आपके सामने लाकर दिखाते हैं। इसमें अगर हम रामलीला का एग्जाम्पल लें तो उसमें कई लोग, कोई राम का रोल अदा करता है, कोई सीता का अदा करता है, कोई लक्ष्मण का, तो इस तरह से दूसरे का रोल हम निभाते हैं जो भी दर्शक होते हैं उनके सामने। तो इन्होंने जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको क्या माना, और इसके लिए क्या चाहिए होगी, एक मंच चाहिए होगी, उस पे जाके वो क्या करेगा, अपना जो भी अभिनय होगा वो करेगा, दिखाएगा, यानी ड्रामा अपना जो भी होगा वो दिखाएगा। तो इसी तरह इन्होंने कहा जो समाज है वो क्या है, मंच है। इसमें जो हम हैं, मतलब जो आई है, वो क्या करेगा, ये दिखाएगा, अपने जो भी काम करता है एवरीडे लाइफ में वो ये ड्रामा करता है, वो दिखाता है। और जो भी आप लोग हैं, दर्शकगण हैं, समाज जो है वो क्या है, दर्शकगण हैं, उनके सामने वो अपने अभिनय को दिखाता है। तो इन्होंने कहा जब आई मी बन जाता है, इस प्रोसेस के थ्रू जब आई मी बन जाता है तो क्या होता है, ये अभिनय कला होती है, यानी ड्रामाटर्जरी होती। इसको इन्होंने क्या कहा, ड्रामाटर्जरी। इसी को इन्होंने ड्रामाटर्जरी कहा है कि सोसाइटी में जब हम अपने जो भी हमारी भूमिकाएं हैं उनको हम जब निभाते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो भी समाज में रहने वाले दर्शकगण हैं उनके सामने हम अपने क्रिया करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं, और इस तरह से हम अपने जो भी अभिनय हैं उनको दिखाते हैं। तो क्लियर हो गया। इस तरह से इन्होंने एवरीडे लाइफ को रिलेट किया ड्रामाटर्जरी पे, और यही पूरी इनकी जो भी समरी है इनकी, पूरा ड्रामाटर्जरी पे ही बेस्ड है। उसमें क्या क्या होता है, एक ड्रामा को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक समाज समझ में आएगा, एक सोसाइटी को उन्होंने तुलना की है। ये पूछा भी जाता है किसने एक रूपक के रूप में लिया है, तो वो भी गॉफमैन ही हैं। तो गॉफमैन ने क्या किया, एक उपमा दी है, एक इस तरह से उसको उसके साथ तुलना करी है। जैसे सोसाइटी में हम लोग जो भी क्रिया करते हैं वो क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये है हमारा ड्रामाटर्जिकल, इनकी जो थ्योरी वो है अभिनय कला, और दैनिक जीवन में हम जो भी करते हैं वो हम अभिनय कला ही करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रामाटर्जरी के दो टाइप्स जो पूछे जाते रहते हैं, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज किसने दिया है, जिसका आंसर होता है गॉफमैन। तो वो दोनों स्टेजेस तो मैंने ऑलरेडी मेंशन करी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज ये दोनों मैंने मेंशन की, और यही दोनों ज़्यादातर बुक्स में दी हुई हैं, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें मेंशन करी हैं जो एक एक नंबर में आके आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि ये किसने कहा, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना नहीं, या ये भी इसमें है, ये नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम इसलिए बनाया है कि आप भी अपनी कॉपी पे जब भी आंसर राइटिंग करें, अच्छे मार्क्स गेन करना है तो इस तरह से प्रेजेंटेशन करें तो एग्ज़ामिनर को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, घंटों का काम एक चित्र कर सकता है, तो आपका भी इसी तरह घंटों का जो भी वो पढ़ेगा तो वो एक ही मिनट में हो जाएगा। तो अब हम इसको समझेंगे ड्रामाटर्जरी में होता क्या है। तो मैंने बताया था एग्जाम्पल ना, जैसे रामलीला का हम एग्जाम्पल लेके ही पूरी थ्योरी को समझेंगे। तो उसमें क्या होता है, रामलीला में क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे फ्रंट स्टेज को, क्योंकि पहले नंबर पे हमने लिखा है फ्रंट स्टेज। तो फ्रंट स्टेज में क्या होता है, जो आपके सामने जो एक्टर आता है और जो भी क्रिया करता है आपके सामने जो दिखता है आपको, जो एक मंच होगा, और मंच पे आके जो भी व्यक्ति क्रिया करता है, जो आप उसको सामने देख पा रहे हो, वो क्या हो जाता है, आपका फ्रंट स्टेज हो जाता है। जैसे अभी हम आपके सामने खड़े हैं और ये हमारी जो स्टेज है तो वो आपके लिए क्या है, फ्रंट स्टेज है। हम आपके सामने आकर जो भी हमें क्रिया करनी है वो हम कर रहे हैं, और आप हमारे दर्शकगण हो, आप हमें देख रहे हो। तो इस तरह से हम क्या करें, अपने अभिनय को दिखा रहे हैं और आप उसको देख रहे हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको अगर बताएं, मान लीजिए कोई सर्जन है, ठीक है, तो उसका फ्रंट स्टेज क्या होगा,
उसने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे, उसके पास ऐसा कुछ होगा जो आप उसको देख के समझेंगे कि हाँ ये सर्जन है, तो वो आपका फ्रंट स्टेज हो जाएगा। एकदम क्लियरली आपको विजिबल होगा कि हाँ ये हैं और ये काम करेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा। जो सामने आप देख रहे हैं वो उसका आपके लिए हो जाएगा उसका फ्रंट स्टेज। और इसी तरह समाज में हर व्यक्ति के पास बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं और वो समाज में जाकर अपने हर व्यक्ति के लिए क्या होता है वो फ्रंट स्टेज करता है जाके, और उसके लिए कुछ दर्शकगण होते हैं जो समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनके सामने जो भी वो क्रिया करता है वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए उसका फ्रंट स्टेज हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए टैक्सी ड्राइवर है कोई भी, लेकिन इसके लिए कुछ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, मंच होना चाहिए, तो तभी वहाँ पे वो जाके काम करेगा। जैसे सर्जन है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी तो वो करेगा, नहीं तो वो ऑपरेशन कहाँ करेगा। अब मान लीजिए हम टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल लें, तो ये टैक्सी कब चलाएगा, जब इसके पास कैब होगी, तो इसके पास क्या होना चाहिए, कुछ प्लेस होना चाहिए, कुछ सीन होना चाहिए, तभी तो करेगा। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या तो हम स्लाइड बना के लैपटॉप पे पढ़ाएं, आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाएं, या फिर हमारे पास बोर्ड होना चाहिए, तो कुछ सीन होना चाहिए, एक मंच होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइट सेट करी कि आपको अच्छे से दिख पाए, मैंने यहाँ पे बोर्ड लगाया, तो ये मैंने सेटअप किया, कुछ सेटअप होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। वहाँ पे जाके जो कर्ता अपनी क्रिया करेगा तो वो आपके लिए दिखेगा, वो आपकी फ्रंट स्टेज होगी। जो सामने आपको दिख रहा है बस वही आपका फ्रंट स्टेज है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्या है, इतना जो आपको दिख रहा है वो फ्रंट स्टेज है आपके लिए। जैसे रामलीला में आप जाके देखेंगे जो स्टेज पे आपको दिखता है बस वही फ्रंट स्टेज होता है। हमको लगता है आप तो समझ में आ गया होगा। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम्पल भी दे के पूछ सकता है, यही जो मैंने दिए हैं ये भी दे सकता है या कोई और दे सकता है, और उसमें पूछेगा ये फ्रंट स्टेज है बैक स्टेज, तो कि आप आसानी से बता लोगे। और इसके अलावा ये सब पूछा जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने जो लिखा है वो है द सेटिंग। द सेटिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई ड्रामा करता है तो कुछ सेटिंग करता है, मतलब वो कुछ सोच के रखता है कि जैसे वो पहले से ही उसको पता होता है कि किस तरह से हमको करना है। जैसे मान लीजिए हमने सर्जन का एग्जांपल दिया, तो उसको पता होना चाहिए ना, वो सोचेगा कि किस तरह से हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये उसके लिए कुछ प्रारूप होना चाहिए। ये सारी जैसे ड्रामा में सेटिंग होती हैं वैसे ही समाज में भी कुछ सेटिंग होती हैं। उनको पता होता है कि हम अगर ऐसे बात करेंगे तो इसका रिस्पांस क्या होगा या कैसे होगा, मतलब वो कहीं रहकर वो चीज़ करेगा, उसके लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे कहीं भी जाके तो अपना अभिनय नहीं दिखा सकता है, अपना जो भी काम है वो नहीं कर सकता, तो इसलिए द सेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पर्सनल फ्रंट। पर्सनल फ्रंट वो है जो आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो पा रहा है, जो आपको दिख पा रहा है, जैसे एकदम आमने सामने की जो भी क्रिया होगी वो हमारी हो जाएगी पर्सनल फ्रंट। ठीक है, अब पर्सनल फ्रंट को उन्होंने दो भागों में बांटा है। अभी तक ये कहीं भी नहीं पूछा गया है, मैं भी पूछ ले कौन कौन से दो भागों में बांटा। और वैसे भी अगर वो पूछ लेता है ना फ्रंट स्टेज बैक स्टेज, तो उसमें हो सकता है आप पर्सनल फ्रंट को हटा भी देते, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता तो आपको लगता पर्सनल फ्रंट की तो वो बात ही नहीं करते, लेकिन वो पर्सनल फ्रंट की बात करते हैं। और वो ऑप्शन में देता है इसमें से कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। तो ये सारी चीज़ों की उन्होंने बात करी है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल फ्रंट की, तो उसको उन्होंने दो भागों में कौन कौन से बांटा। पहला तो उन्होंने अपीयरेंस और दूसरा उन्होंने मैनर। अपीयरेंस में बताया कि जैसे कि समाज में क्या होता है, ड्रामा में क्या होता है, जो भी व्यक्ति जो भी ड्रामा करता है उसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्जन की बात करी, तो उसका अपीयरेंस क्या होगा, उसने कोई गाउन पहन रखा होगा तो पता चलेगा कि हाँ ये सर्जन है, तो मतलब पता चल जाता है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल और दें, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़िया अच्छी सी टाई लगा के रखते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और जाते हैं उनको बताते हैं कि ये वाली दवा दीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। खूब अच्छे से स्माइल करके अपनी पर्सनालिटी अच्छी दिखाता है, ताकि जो भी डॉक्टर है वो इम्प्रेस हो जाए और उसकी दवाइयों को आगे प्रमोट करे। तो जब तक वो ले नहीं लेता है तब तक इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करेगा कि वो उससे इम्प्रेस होके फिर वो दवाइयों को ले ले। तो वो क्या हो जाता है, वो अपीयरेंस होता है। आप किस तरह से अपीयरेंस करते हैं, किस तरह से
व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये हो गया जो आपको सामने दिखता है। तो सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ में व्यक्ति के अपीयरेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा पर्सनालिटी भले ही इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो लुक होता है ना वो अपने मतलब अंदर से नॉलेज आपको भले ही नहीं है, लेकिन लुक बहुत अच्छा बना के रखा है तो भी लोग पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। उसके बाद उन्होंने बताया मैनर। पर्सनल फ्रंट में मैनर भी आता है। मैनर का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति होता है सामने वाला, वो क्या करता है, उसको अपेक्षा होती है आपसे, उसको पता होता है कि आप क्या करेंगे। जैसे कि उसको पता है कि ये जो भी सर्जन है इसने गाउन पहन रखा है, ये क्या करेंगे, ऑपरेशन रूम में जाके अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको भी जैसे पता है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कोई लेक्चर बताऊँगी, कुछ दूँगी तो आपका बेनिफिट होगा, आपको समझ में आएगा। अब आपको पहले से भी उम्मीद है मैं यहाँ पर खड़ी होकर डांस तो नहीं करूँगी, सिंगिंग तो नहीं करूँगी ना, तो ये आपको भी उम्मीद है हमसे कि हम आपके सामने आएंगे तो आपके सामने कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर थिंकर के बारे में बताएंगे या टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो सामने वाला भी आपसे उम्मीद करता है। तो यही है कि मैनर क्या होता है, उसको पता होता है। तो ये हो गया पर्सनल फ्रंट में दो चीज़ें हैं, ये आपको याद करना है, अपीयरेंस और मैनर। आई होप आपके लिए कुछ यूनिक लगा होगा। और चौथे नंबर पे क्या आता है, मिस्टिफिकेशन। शायद ये भी किसी बुक में ना मेंशन हो, इंग्लिश की बुक में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मिस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, रहस्यवाद। इसमें क्या होता है, कुछ जो भी ड्रामा में क्या करता है व्यक्ति, सोशल डिस्टेंस थोड़ा बना के रखता है, सामाजिक दूरी। तो सामाजिक दूरी कैसे बना के रखता है वो, इसमें ये भी पूछा जाता है। तो जैसे कि ऑडियंस होती है ना, ऑडियंस के सामने और जो भी क्रिया करता है वो आपस में दूरी बना के रखता है उससे। उसको पहले ही नहीं सब कुछ बता देता है कि देखो हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। अगर वो पहले ही बता दे कंक्लूज़न क्या होगा तो कोई ड्रामा देखेगा ही क्यों। और एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी अगर आप लो, अगर सामने वाले व्यक्ति को बता दो देखो हम आपसे ऐसे बात करेंगे, इसके पीछे हमारा ये मकसद है, हमारा ये मतलब है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो पहले ही समझ जाएगा तो वो आपसे क्यों बात करेगा। तो सिमिलरली इन्होंने कहा जैसे हम ड्रामा में करते हैं, एक सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं, जैसे हम अभी कोई भी हम हैं, आपसे हमने थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखी है, आपको नहीं पता मेरे बारे में कि हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करने वाले हैं, आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनी रहती है। टीचर्स जो भी रहते हैं, स्टूडेंट्स हालांकि बहुत क्लोज रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो वो होता है ना प्रॉपर डिस्टेंस वो बनी रहती है, तो वो हर व्यक्ति के बीच में बनी रहती है। वो इतना कोई नहीं क्लोज होता है कि पूरी डिस्टेंस से मिट जाए, और अगर मिट गई तो फिर ड्रामा का मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा डेली लाइफ में भी जो व्यक्ति होते हैं वो डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो समझ में आ गया, ये मिस्टिफिकेशन रहता है, ऑडियंस के बीच में थोड़ा सा वो दूरी बना के रखते हैं। उसके बाद इन्होंने टीम की बात करी। ये तो पूछा ही जाता है यूजीसी नेट वगैरह में कि कौन कौन सा है, तो उसमें टीम तो आती ही रहती है। तो टीम में क्या है, टीम को जो गॉफमैन हैं उन्होंने बताया इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्रेट सोसाइटी। ये अभी तक कहीं नहीं पूछा है, कहीं वो पूछ ले कि किसको उन्होंने सेक्रेट सोसाइटी कहा या सेक्रेट सोसाइटी की बात करी, पवित्र समाज की, तो वो टीम है। टीम क्या करती है, जो भी मतलब कुछ अनहोनी होनी होती है या कुछ भी ऐसा रहता है कि ऐसा ना हो जाए, उसके बारे में पहले से अनुमान लगा लेती है, और कैसा होगा या क्या क्या सेटअप होना चाहिए वो सारा मिलके पूरा डिस्कस कर लेते हैं आपस में, और कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद ही कोई भी परफॉर्म होती है, करा जाता है। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी होता है कि उसको पहले ही थोड़ा सा अनुमान रहता है कि समाज में कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो उसके आधार पर वो सेटअप कर लेता है कि हमें कैसे क्या जाके करना है। उसके बाद अगर हम बात करें बैक स्टेज की, तो ये फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाता है। जब वो बैक स्टेज की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी स्टेज है उसके पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता होता है। जैसे हम अगर अपने पहले वाले एग्जाम्पल से बात करें, रामलीला वाले, तो व्यक्ति क्या करता है, स्टेज पे जाके अच्छे से स्माइल करके अपना जो भी उसका रूप था उसने दिखा दिया। मान लीजिए उसने कोई सीता बना है, बहुत अच्छे से उसने दिखाया। हो सकता है वो ज़रूरी नहीं कि वो लड़की ही हो, सीता का जो भी रूप निभा रहा है रोल, वहाँ पे कई बार लड़के लोग भी बन जाते हैं सीता, वो लोग निभाते हैं।
और स्टेज के पीछे जाके क्या करते हैं, अपना जो भी उन्होंने लगा रखा होगा उसको सब सेट करते हैं कि ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, अच्छे से स्माइल करते हैं। या कई बार दोस्त होते हैं तो आप आपस में बैठ के जाकर ठहाके मार के हंसते हैं, चाय कॉफ़ी करते हैं, उसके बाद जाके फिर स्टेज पे अपने को परफॉर्म करते हैं। तो सोसाइटी में भी इन्होंने कहा हर व्यक्ति के पीछे एक बैक स्टेज होती है जिसको कोई नहीं जानते होते हैं। अगर हम अपना भी एग्जांपल दें तो अभी तो हम आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर एक लेक्चर दे रहे हैं, आपको नहीं पता है हमने इस लेक्चर को तैयार करने के पीछे कौन कौन सी बुक्स पढ़ी होंगी, कितना टाइम लगाया होगा, और जिस टाइम पे हम पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे हमने चाय कॉफ़ी भी पी होगी। कई बार हम उठ के टहलने भी गए होंगे कि चलो ठीक है अब थोड़ा कल कर लेंगे, ऐसा भी किया होगा, लेकिन वो सब आपको नहीं पता। आपको जो पता है हम आपके सामने जो दिखा रहे हैं सिर्फ आपको फ्रंट स्टेज पता है, इसके पीछे आप क्या है आपको नहीं पता। तो हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसे होता है जो उसके पीछे क्या होता है वो नहीं पता होता है। और आपको याद क्या रखना है वो रामलीला वाला एग्जाम्पल, कि जब भी वो स्टेज पे जाके सीता को रोल निभाएगा तो अच्छे से निभाएगा, उसके बाद किसी को ये भी नहीं पता ये वास्तव में लड़की थी भी या लड़का ही बन के सीता का रोल निभा रहा था। तो वो हो गया आपका बैक स्टेज जो आपको नहीं पता होता है कि क्या है। उसके बाद लास्ट में हमने मेंशन किया है आउटसाइड। तो आउटसाइड भी ज़्यादातर बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी इनका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ 7 कॉन्सेप्ट की तरह शेयर किया, और ये सारे ही पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर नहीं पता होगा तो गलत हो सकता है। तो आउटसाइड क्या होता है कि जिस तरह से बैक स्टेज होता है वैसे वो भी होता है, एक बाहरी साइड होता है, मतलब पता ही नहीं होता है, एक बाहर की दुनिया अलग होती है हर व्यक्ति की। अभी यहाँ मैंने स्टेज की बात करी थी, एक आउटसाइड होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और आउट स्टेज, तो तीनों आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक प्रोफेसर है आपका, वो जब आप उसके साथ क्लास में गए, पढ़ाई किए, उसने आपको अच्छे से लेक्चर डिलीवर किया, ये क्या हो गया फ्रंट स्टेज हो गया। बैक स्टेज क्या है, आपने पढ़ाई करने के बाद क्लास से बाहर चले गए, ठीक है, आपने क्लास छोड़ दी, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, ये क्या हो गया बैक स्टेज हो गया। आउटसाइड क्या है, आपने इस प्रोफेसर को देखा एक दिन ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे थे, तो ये उनकी बाहर की साइड हो गई, आउटसाइड हो गई। तो एक ही एग्जांपल से हमने तीनों को समझ लिया। जब आपके सामने जो भी उसको रोल दिया गया वो निभा रहा है तो फ्रंट स्टेज, उसके पीछे वो क्या करता है बैक स्टेज, और उसको आप बाहरी दुनिया में काम करते हुए कोई देख लेते हैं तो वो हो जाता है आउटसाइड। तो इस तरह से हमने आपको समझाया ड्रामाटर्जरी क्या है अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, और गॉफमैन ने इन सारी ही चीज़ों को लिया है अपने ड्रामाटर्जरी के थ्योरी में, और उन्होंने समझाया जैसे एक ड्रामा में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सिमिलरली एवरीडे लाइफ में हम सभी व्यक्ति इन सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और हम सभी लोग ये क्या करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इनके और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं इनके और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको। और इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो गॉफमैन हैं उनके लिए जितने भी सोशल बिहेवियर हैं वो क्या है, एक तरह से रंगमंची है, और वहाँ पे जाके हम लोग अपने अपने बिहेवियर्स को करते हैं। तो इस तरह से गॉफमैन ने क्या किया है, जो कहते हैं जो सेल्फ है, गॉफमैन के अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ है जब वो डेवलप हो जाता है उसके सामने जब भी बाहरी दुनिया आती है तो वो क्या होती है, ये एक तरह से रंगमंच की तरह ही होती है बाहरी दुनिया। यहीं पे वो जाके अपने जितने भी जो भी कर्तव्य हैं उनको करता है इस स्टेज पे जाके, ठीक है। तो जब आई से मी बनता है, यानी जब सेल्फ डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्रतीकों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। प्रतीकों के माध्यम से ही वो सीखता है, समझता है चीज़ों को। तो इस तरह से वो क्या करता है, जो भी उसका दैनिक वो होता है, व्यवहार होता है, वो उसको उस समाज रूपी स्टेज में जाके प्रदर्शित करता है। तो इसमें सिंबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे भाषा हो सकती है, और वेशभूषा हो सकती है, या और भी कुछ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, नृत्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ता को और जो भी दर्शकगण होते हैं
ऑडियंस होती है उसको पास लाने का काम करती है, यानी बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करने का और इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। किसके माध्यम से? सिंबल्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इन सिंबल्स की वजह से, क्योंकि अगर सिंबल्स नहीं होंगे तो कैसे किसी कर्ता की जो भी बात है उसको ये दर्शक समझेगा। तो इन सभी चीज़ों का उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रतीकों से मिलके फिर व्यक्ति का क्या होता है, जो आई होता है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी में उन्होंने आगे बताया किस तरह से हम इंटरेक्शन करते हैं, उसका भी ऑर्डर बताया है। इंटरेक्शन ऑर्डर पे हमने बताया था ना, इनकी बुक्स भी है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इंटरेक्शन ऑर्डर होता कैसे है, एक व्यक्ति एक समाज में रहकर इंटरेक्शन किस तरह से करता है उसका भी उन्होंने बताया। कई क्रम होते हैं और ये क्रम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या था क्या नहीं था और ये है या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। इंटरेक्शन ऑर्डर में उन्होंने 5 चीज़ों की बात की है और इन 5 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरेक्शन ऑर्डर में सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब भी हम मंत्र क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी तो इंटरेक्शन होगा। अकेले तो होगा नहीं, तो कैसे होगा? एक तरफ एक्टर होगा, एक तरफ ऑडियंस होगा, तो आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। जैसे एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ हमारी ऑडियंस है, तो हमारा क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर हम मान लीजिए अकेले ही हैं तो हमारा इंटरेक्शन आपसे कैसे होगा? होगा ही नहीं, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो इसलिए इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बात करी इंटरेक्शन में कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये संपर्क किसी भी तरह से हो सकता है, मान लीजिए पत्र के माध्यम से हो सकता है, टेलीफोन से हो सकता है, या फिर आमने सामने भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है? कांटेक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या फिर कमेंट करके हम एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से संपर्क होता है, ये तो पता ही है। ये सिर्फ आपको लर्न करने हैं कि ये इंटरेक्शन ऑर्डर में थे, अगर पूछ ले तो। उसके बाद एनकाउंटर्स, ये काफ़ी पूछा जाता है कि ये तो अलग से भी पूछ लेते हैं। एनकाउंटर्स का मतलब मुठभेड़, इसका मतलब है जब व्यक्ति आमने सामने आते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन होता है और यहाँ पे वो वी फीलिंग निकल के आती है। तो यहाँ पे वी फीलिंग होती है और एनकाउंटर किसी भी इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वहाँ पे ही हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक दूसरे के मीनिंग को समझते हैं। तो एनकाउंटर भी पूछा जाता है और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया, तो अब आपको भूलना नहीं है। गॉफमैन के इंटरेक्शन ऑर्डर में आएगा 3rd नंबर पे। उसके बाद है प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहाँ पे जाके फिर अपनी उसके एक जो भी कर्तव्य होंगे, क्रिया जो भी उसको करनी होगी, उसका निष्पादन, यानी उसको कहाँ पे करेगा। तो वो उसके लिए एक मंच होती है, तो मंच पे जाके अभिनय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए उसने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, या जो भी उसकी भूमिका है, नृत्य कर रहा है या जो भी है, उसको डांस वगैरह करना है, तो प्रॉपर स्टेज पे जाकर वो अपने अभिनय को दिखाता है मंच पे जाकर। जैसे मुझे भी लेक्चर देना है तो मैं अपनी मंच पे आके आपको लेक्चर दे रही हूँ। तो इस तरह से इंटरेक्शन में का ये भी एक फॉर्म है। लास्ट में उन्होंने लिखा है सेलिब्रेटिव सोशल ओकेजन्स, यानी सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और बहुत कुछ व्यक्ति सीखता भी है। जैसे कि मान लीजिए शादी है, बड़े बड़े समारोह हैं, या जन्मदिन है, किसी का बर्थडे है, तो इसमें क्या करते हैं? कई सारे लोग आते हैं। ये सामाजिक प्रसंग है और इनमें जो भी अनुष्ठान होगा तो उसमें कई लोग मिलते हैं, तो वो बड़े बड़े लोग मिलके फिर काफ़ी कुछ सीखते हैं और इस तरह से क्या करते हैं? ये सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान होता है। तो यहाँ पे भी हम जो इंटरेक्शन करते हैं वहाँ पे हमारा सेल्फ काफ़ी डेवलप होता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया इंटरेक्शन ऑर्डर में कितनी चीज़ें आएंगी? 5 चीज़ें। वो कौन कौन सी? सबसे पहले आपको देखना है पर्सन को, उसके बाद कॉन्टैक्ट, पर्सन के बाद क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा, और उसके बाद फिर 3rd नंबर पे एनकाउंटर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एनकाउंटर सबसे मेन है, बीच में, उसके ऊपर 2, उसके नीचे 2, और सबसे पहले पर्सन्स होंगे, फिर होगा कॉन्टैक्ट, फिर एनकाउंटर, और लास्ट में जाके हम परफॉर्म करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करेंगे। और कभी कभी क्या होगा? अनुष्ठान में, यानी जो भी रिचुअल्स होंगे,
समारोह जो मिलेंगे हमको, सेलिब्रिटी, सोशल ओकेजन्स, कभी कभी वहाँ पे जाके भी अपने जो भी इंटरेक्शन है वो करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने 5 बताए हैं इंटरेक्शन ऑर्डर। तो ये आपको लर्न करना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनका एक और कॉन्सेप्ट है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो ये दिया है गॉफमैन ने, और इसका हिंदी में मतलब होता है प्रभाव प्रबंधन। तो इसमें ये होता है ना कि कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं होनी जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। घटनाओं को रोकने के लिए क्या करेंगे, एक पूर्ण एजेंडा बना लेते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, अनपेक्षित हाव भाव या फिर कोई गलती, ये सब ना होने पाए, इसके लिए वो पहले ही क्या कर लेते हैं, एक एजेंडा बना लेते हैं। और जैसे कोई जानबूझकर कोई गलती किसी से ना हो, जैसे तमाशा खड़ा करना, ये सब इसमें आ सकता है। तो इनसे हमें कैसे बचना है, उसके लिए इम्प्रेशन मैनेजमेंट करना होता है, प्रभाव प्रबंधन होता है। और ये हर व्यक्ति को डेली लाइफ में या कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। और जब वो ड्रामा करता है स्टेज पे जाके, तो भी उसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है। और इसका मतलब क्या होता है, सीधा मतलब होता है अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने के लिए एक पहले से ही एजेंडा बना लेते हैं कि कोई जानबूझकर गलती ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें वो पहले से ही सोच लेता है, उसे पता हो जाता है कि ऐसे ऐसे हमको करना है। तो जानबूझकर हमको ये नहीं खड़ा करना है, तमाशा कोई नहीं करना है। इसके लिए वो पहले से ही क्या बना लेता है, एक योजना बना लेता है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट इसको कहते हैं। मेनली आपको लर्न करना है इम्प्रेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट गॉफमैन का है, काफ़ी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं, इंटरेक्शन ऑर्डर और इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अभी इनके 3-4 छोटे छोटे ऐसे टर्म हैं जो बहुत ही कम टाइम लेंगे, उनको हम कवर कर लेते हैं और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी से इन कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है किसका, और ये जो भी हैं शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें भी, और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछ सकता है इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर तरह से हमारे लिए। तो हम इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा। तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। इसमें हमने पहला लिखा है रोल डिस्टेंस। रोल डिस्टेंस जैसे कि हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बता रखा है कि रोल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट किसका है, तो गॉफमैन का वो था। तो वहाँ तो सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट ही लर्न कराते हैं। अब जब हम एज ए थिंकर पढ़ेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट के मीनिंग को भी समझेंगे। तो रोल डिस्टेंस यानी जब हम बात करेंगे भूमिका दूरी की, तो वो कहते हैं गॉफमैन की सोसाइटी में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, या फिर अब लगातार अपनी भूमिका करते रहेंगे तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाता है, कब तक वही काम करता रहे। तो इसलिए भी वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी भूमिका से अपनी दूर हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें भूमिका से दूरी हो जाती है। कैसे? जो भी उसकी भूमिका है उससे थोड़ा सा दूरी आ जाती है। कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। और इसको इन्होंने कहा जो रोल डिस्टेंस है वो एक फंक्शन है किसका? फंक्शन ऑफ सोशल स्टेटस। मे बी ये कहीं मेंशन ना हो या पूछ ले, तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। रोल डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ, जो व्यक्ति होगा उसके सोशल स्टेटस का फंक्शन होता है। उसमें उन्होंने बताया जो हाई क्लास, हाई स्टेटस और जो लोअर स्टेटस है, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो भूमिका दूरी है वो यहाँ पे निकल के आती है। रोल डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में वो बताते हैं कि हाई स्टेटस वाला कोई एक व्यक्ति है, वो क्या था? सर्जन था।
तो वो अपनी भूमिका उसको निभाना है, ऑपरेशन रूम में जाके उसे ऑपरेशन करना है, तो वो क्या करता है, जो भी टीम के सदस्य हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो क्या कर लेता है, भूमिका दूरी कर लेता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है अपनी भूमिका से। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें कोई उनको दिक्कत ना हो तो वो भूमिका दूरी कर लेता है। तो हाई स्टेटस और लो स्टेटस में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस बताया है, कहीं पूछ ले तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और लोअर स्टेटस, जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की लोअर स्टेटस है तो उसका जैसे काम क्या है, जो टॉयलेट्स होते हैं वो मान लीजिए साफ़ करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको साफ़ करता है, तो उसमें वो क्या करता है, वो इन्होंने बताया कि जो रोल डिस्टेंस होता है वो इन दोनों में हाई स्टेटस और लोअर स्टेटस में दूरी हो जाती है, लेकिन वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, भूमिका जो निभाएगा, ये बहुत ही अच्छे से मतलब रेगुलरली काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो थोड़ा सा कम रोल डिस्टेंस होता है। तो ऐसे ये तो मैंने बता दिया है, बाकी आपको ये लर्न करना है कि भूमिका दूरी जो है वो उसका जो खुद का काम होता है उससे थोड़ा सा वो दूर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टीचर का एक काम है टीचिंग, उसको पढ़ाना है काम, अब वो पढ़ा तो रहा है, क्लास में लगातार पढ़ा रहा है, बच्चे काफ़ी बोर हो चुके हैं, तो फिर वो क्या करता है, 1-2 मिनट के लिए चुटकुला कोई बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, तो बच्चे भी हंसने लगे, उनका एंटरटेनमेंट हो गया, और जो टीचर था उसने क्या किया, उसको भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छे से फिर एनर्जेटिक वे में आके पढ़ाने लगा। तो वो जो थोड़ा सा अपनी भूमिका से अलग हो गया ना, तो दूरी हो गई, भूमिका दूरी हो गई, तो ये हो गया रोल डिस्टेंस। उसके बाद जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया स्टिग्मा, स्टिग्मा तो आप जानते ही हैं, बुक्स के रूप में भी पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट में भी पूछा जाता है। स्टिग्मा में ये आपको शायद ना पता हो या कहीं ज़्यादा मेंशन ना हो, वैसे स्टिग्मा का सीधा मतलब होता है कलंक से, किसी पे कोई स्टिग्मा लगा दिया गया, यानी कोई ठप्पा लग गया कि तुम ये हो, तो वो क्या हो गया, उसके लिए वो कलंक हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बोला कि तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम नाटे हो, तो ये सारे क्या होते हैं, समाज में उस पर ठप्पे लग जाते हैं, ये ठप्पा लग गया, अब वो यही इन्फीरियर फील करेगा कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, तो सोसाइटी में ये होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति में जो भी समाज का व्यक्ति है वो कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे दौर से गुजरता है कि उसके पे इस तरह के ठप्पे लग ही जाते हैं, हर व्यक्ति के उस पर, तो कोई ना कोई कमी होती है किसी में, या नहीं भी होती तो भी सोसाइटी आपको एक ठप्पा दे ही देगी, आप कितने भी अच्छे हो लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल देगा कि आप ऐसे हो, तो वो क्या होता है, स्टिग्मा लग जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने स्टिग्मा के 2 टाइप भी बताएं, वो शायद ज़्यादातर बुक्स में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एक है डिस्क्रेडिटेड, उसका मतलब है बदनाम, एक कुछ इस तरह के ठप्पा लगते हैं जो बदनाम हो जाते हैं, और ये सभी को बहुत ही आसानी से नोन होता है, मतलब सभी को पता होता है, पता चल जाता है, क्योंकि वो बदनाम ही हो गया, कोई चीज़ बदनाम हो गई तो ऑलरेडी सभी को पता होगी, तभी तो बदनाम हो गया। जैसे एग्जांपल में हम समझें कि मान लीजिए कोई अंधा है या किसी का पैर कट गया, अब क्या हो गया, ये तो दोनों चीज़ें सभी को पता है ना, दिखेंगी सोसाइटी को, तो ये क्या हो गया, अब ये बदनाम हो गया, और ये पता चल गया कि तुम अंधे हो, तुम लंगड़े हो, या तुम बहरे हो, ऐसे हो, इस तरह से उसे पता चल गया, तो ये कौन सा स्टिग्मा हुआ, डिस्क्रेडिटेड हो गया। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे क्रेडिटेड था, यहाँ डिस्क्रेडिटेबल है, डिस्क्रेडिटेबल, तो अगर टेबल होगा डिस्क्रेडिटेबल होगा तो क्या हो जाएगा, लज्जाजनक हो जाएगा। तो कुछ स्टिग्मा ऐसा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लज्जा हो जाती है, वो नहीं बता पाता है और ये नोन नहीं होता है, नॉट नोन होता है, ठीक, ये पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई होमोसेक्सुअल है तो वो नहीं बता पाता है, या सामने वाले को नहीं पता चल पाता है, तो इस तरह से क्या होता है, वो अननोन होता है, पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से 2 तरह के स्टिग्मा होते हैं सोसाइटी में, क्या पता अभी ये टाइप पूछ ले, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद है फ्रेम एनालिसिस, तो फ्रेम एनालिसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता रहा है बुक और कॉन्सेप्ट दोनों ही रूप में। तो फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है, जो भी समाज की जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी हो चुका है, समाज में जो भी
प्रचलित है उनके आधार पे व्यक्ति क्या करता है, एक अवधारणा बना लेता है, आइडिया उसका हो जाता है कि हाँ ऐसा है, तो उसको क्या रहता है, पता रहता है चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समाज में, क्योंकि वो इंटरेक्ट करता है तो वो चीज़ों को जान जाता है, तो वो फ्रेम हो जाता है। फिर उसी के अंदर रहकर वो फिर जो भी एक्टिविटी करेगा, क्रियाकलाप करता है, वो उसके अंदर रहकर करता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से फ्रेम में रहकर करता है, उसे पता चल जाता है जो भी हम समाज में रहकर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पहले से बना लेते हैं। उसके बाद है रिचुअल, तो रिचुअल में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और उन्होंने बोला जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, उससे क्या होता है, व्यक्ति को क्रिया करने के प्रति विश्वास बना रहता है कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया शादी वगैरह और जो भी हमारे रिचुअल्स रहते हैं उनमें, तो क्या होता है, एक विश्वास पाया जाता है कि ऐसा उन्होंने किया था, बड़ों के प्रति एक सम्मान हो जाता है कि ऐसा उन्होंने किया था तो ऐसा हम भी करेंगे। तो ये रिचुअल्स ही हैं जो व्यक्तियों की क्रियाओं को एकजुट करके और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिविल इनअटेंशन, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किसका कॉन्सेप्ट है, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा जिसने नहीं पढ़ा होगा कि ये इनका है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसका सीधा मतलब होता है चीज़ों को देखकर अनदेखा करना। अब अनदेखा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा था, उसने देखा कि बच्चा शैतानी कर रहा, लेकिन फिर भी उसने उसको डांटा नहीं, वो चुप है। तो टीचर ने देख लिया कि बच्चा शैतानी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने देख के अनदेखा कर दिया, शांत हो गया। या फिर जब पब्लिक प्लेस पे हम जाते हैं तो उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर शांत रहने की बात करी कि सार्वजनिक स्थान पे जाकर हम ज़्यादातर बोलने नहीं लगते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। हम ज़्यादातर किसी की बात अगर कोई कर रहा है तो आपने बस स्टॉप वगैरह पर देखा होगा, कुछ लोग बात करते, कुछ लोग शांति से सुनते रहते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते। या फिर हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी से मान लीजिए हम कोई हमारे सामने आया और हमने इंटरेक्ट किया यूँ, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा साइड कर लिया, मतलब देखा और उसके बाद हम हट गए कि हमें नहीं देखना है। तो राह चलते हुए व्यक्ति से कई बार हो जाता है ऐसा इंटरेक्शन, उसके बाद हम तुरंत ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये क्या हुआ, देख कर भी हमने अनदेखा कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, सार्वजनिक स्थानों पर हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, गुप्त रखते हैं चीज़ें या शांत रहते हैं, तो देखकर अनदेखा करना सिविल इनअटेंशन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसका है, गॉफमैन का। और लास्ट में हमने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा, असाइलम की भी बात करी है इन्होंने। तो ये जो होता है समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होता है, जैसे टोटल इंस्टीट्यूशन हो गया और जैसे कि जेल हो गया। तो जेल क्या होता है, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, ये अलग स्थान होता है, यहाँ पे लोग व्यक्ति अलग तरह की क्रियाएं करते हैं जो समाज में सभी व्यक्ति नहीं करते हैं, वो कुछ व्यक्ति यहाँ पे जाके सीखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। और इसके साथ ही साथ हमने इम्प्रेशन मैनेजमेंट की भी बात करी थी इसके पहले, और इंटरेक्शन ऑर्डर की भी बात करी थी। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट थे जो गॉफमैन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक नंबर में भी पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, और इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया, देखकर किसी चीज़ को अनदेखा करना, ये क्या है, अब आपको बताना है इसमें से क्या है, ये सिविल इनअटेंशन है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट है, या फिर क्या है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके साथ गॉफमैन का जो ड्रामाटर्जिकल था थ्योरी थी वो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, जिसमें हमने फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, साइड स्टेज, बहुत सारी चीज़ें बताई, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने इंटरेक्शन ऑर्डर में कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं वो बताई, फिर उसके बाद इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात की, उसके बाद हमने रोल डिस्टेंस की, स्टिग्मा की, फ्रेम एनालिसिस की, और रिचुअल, सिविल इनअटेंशन और असाइलम की बात करी। ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने कोशिश की है कि जितना भी गॉफमैन का था उसको एटलीस्ट समराइज़ कर पाऊँ, एक पास ला पाऊँ, सो दैट आपको भी बेनिफिट पहुँचे। और आप अगर गॉफमैन को बताना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये सारे ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी गॉफमैन
अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने गॉफमैन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है और ज़्यादातर जितने नॉर्मली कॉन्सेप्ट आते हैं उन सभी को कवर किया है। हो सकता है 1-2 और हों तो उनको मैंने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उनको नहीं लिखा है। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे ही मेंशन कर दिए हैं और हो सकता है ये एक पास किसी बुक्स में ना हो तो उसको हेल्प पहुंच सकती है। और इस तरह से हमने क्या किया है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जितना इम्पोर्टेंट थिंकर्स थे उनको हमने डिस्कस किया और उन इम्पोर्टेंट थिंकर्स में हमने मीड, ब्लूमर और गॉफमैन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इनकी सारी बुक्स, इनके सारे कॉन्सेप्ट और इनकी सारी जितनी पॉसिबल चीज़ें थी जो आ सकती थी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट थी वो सभी कुछ डिस्कस किया है। इसके अलावा जॉर्ज सेमल, पार्क, थॉमस कूले, जॉन डेवी, इन लोगों के भी आइडियाज़ हैं तो उनको ज़्यादा उनका है नहीं तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं उसको करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे तो हमने इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। बाकी तो ये पता ही है, फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं और इनका तो वही लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है और जॉन डेवी का भी इस पे इंटरेक्शन पे है जो कि प्रैग्मेटिज्म से काफ़ी प्रभावित है। तो इतना कुछ है, बाकी हम सभी को नहीं कर रहे हैं। हम अपना सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो जिसमें जो मेन थिंकर्स थे उनको हमने कर लिया है कंप्लीट। और मुझे लगता है जिन लोगों ने तीनों ही थिंकर्स को देखा होगा तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही यूनिक या अलग लगा होगा, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो सकता है, कुछ तो आपको डिफरेंट मिला होगा मेरे लेक्चर में अगर आपने अच्छे से देखा है। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट थोड़ा सा भी रिलायबल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।